Hello everyone, welcome to CPL. मेरा नाम इंद्रजीत. Today we are going to discuss 10 MCQs from your science and tech subject which are very crucial from your PPSC point of view. And without any further delay, let's just jump into the questions. ठीक है, सीधा सवाल देखते हैं जी. देखो, पहला सवाल. With reference to motion in physics, जब भी हम पीपीएससी की बात करते हैं तो पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल साइंस जैसे आपका ये मोशन लाइट इन सबसे जुड़े क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और साइंस एंड टेक के बारे में जब हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो वहां पर टेक का पार्ट ज्यादा पूछते हैं या अप्लाइड पार्ट ज्यादा पूछते हैं, जैसे मिसाइल्स वगैरह पूछ ली या जो करंट अफेयर में रॉकेट्स वगैरह चले हैं, समथिंग लाइक दैट. But when it comes to PPSC, they sometimes ask very general questions about physics, chemistry, bio, and all those things. तो इसलिए हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे पहले और उसके बाद साइंस एंड टेक वाला पार्ट भी कवर करेंगे. आज हम बात कर रहे हैं मोशन के बारे में. पहला क्वेश्चन देखो. यूनिफॉर्म मोशन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. देखो, दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू. यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक सार एक जैसा मोशन बना रहे, और ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो उसे यूनिफॉर्म कहेंगे. अगर वेलोसिटी ऊपर नीचे होती है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे. जैसे कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक डायरेक्शन में चले ही जा रहा है, पर ध्यान रहे एक डायरेक्शन कह रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे वर्ड वेलोसिटी यूज किया गया है. एंड वेलोसिटी आपको पता ही होगा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है. An object moving in a circle at a constant speed is in uniform motion. This statement is not right. देखो, राइट क्यों नहीं इस चीज को समझते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है तो उसका मोशन सर्कुलर है और उसका मोशन का यूनिफॉर्म रह पाना पॉसिबल नहीं है. एक्सलेशन अकर्स, सॉरी रुको रुको, हाँ हाँ ठीक है ठीक है. एक्सलेशन अकर्स व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सी 1 and 3 शुड बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. एक्सेलरेशन आपके बाइक की जब आप रेस देते हो क्या होता है, बाइक एकदम से भागती है ना और उसकी जो मीटर की सुई है वो 10 15 20 ऐसे हो रहा है, तो आपकी स्पीड जब चेंज हो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कब होगी? जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विद रेफरेंस टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी वैसे ही बता देता हूँ. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखते हैं. ठीक है. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ट्रू, पहली स्टेटमेंट वही है. डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ डिस्टेंस इज नॉन जीरो. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. गिव एन एग्जांपल. जैसे मान लो पॉइंट ए से मैंने पॉइंट बी जाना है, तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी और डिस्टेंस भी वही होगा. तो यहाँ पर नहीं, पर मान लो पॉइंट ए से आप घूम घाम घाम के बहुत सारा शहर घूम के आप फिर से पॉइंट ए पर आ गए, तो आपने जहां से शुरू किया था वहीं पर आ गए. तो जब आप वहां से शुरू हुए थे वहीं पर आ गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट यानी एक प्लेस से दूसरी जगह जीरो हो गई क्योंकि आप वहीं पर हो जहां पर पहले थे. तो डिस्प्लेसमेंट होगी जीरो. डिस्टेंस आप सारा शहर घूमे हो भाई, वो नॉन जीरो है. डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ डिस्टेंस इज नॉन जीरो. तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल इन एनी टाइप ऑफ मोशन. जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. 1 and 2 ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट देखो. With reference to acceleration, consider the following statements. A body moving with uniform velocity has a zero acceleration. A body moving with uniform velocity has zero acceleration. The statement is true. हाँ सही है ये बात. जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जा रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कहाँ होगी भाई? क्योंकि एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब है जब आपकी स्पीड चेंज हो रही है और बढ़ती जा रही है. यहां पर हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है पर जीरो एक्सेलरेशन. ठीक है. ट्रू. A body moving with uniform speed in a straight line can still have non-zero acceleration. This statement is also true. A body moving in a uniform speed मतलब उसकी स्पीड एक है, स्ट्रेट लाइन में है, तो जीरो एक्सेलरेशन है. This statement is also true. Retardation is simply negative acceleration. This statement is true. रुको, this statement is true. Retardation is simply negative acceleration. हाँ तीनों सही हो गए फिर तो. A body moving in uniform speed in a straight line can still have non-zero acceleration.
रुको 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 रुको, नॉन जीरो जीरो, मैं वही ध्यान दे रहा हूँ फिर से ना, देखो। अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड तो यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन, नॉन जीरो एक्सेलरेशन का मतलब हो कि एक्सेलरेशन है, तो जब यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, फिर उसकी एक्सेलरेशन कैसे हो सकती है भाई? ऊपर वाली स्टेटमेंट को ही नॉन जीरो लिख के घुमा के डाल रखा है थोड़ा। वेरी स्मार्ट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है जी। तो आपका ऑप्शन वन एंड थ्री सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। कमाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With a reference to time velocity graphs, consider the following. The slope of a velocity time graph represents acceleration. अब यहाँ पर बात हो रही है ऐसे ग्राफ बनाने की। यहाँ पर स्लोप ऑफ वेलोसिटी मतलब एक तरफ को वेलोसिटी रख लिया, एक तरफ को हमने टाइम रख लिया टी, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम ऐसी लाइन बनाते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बढ़ते टाइम के साथ वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन, जी हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का बढ़ना। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ, तो स्टेटमेंट आपकी तीनों ही सही हो गई हैं। नेक्स्ट देखो। With reference to relative motion, consider the following statements. Relative motion velocity of two objects depend on the frame of reference. हाँ सही बात। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब देखो, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू। अब ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू के ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ से मान लो कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिल्कुल सही बात है। दो सब्जेक्ट्स की या ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे ये मान लो अपना, ये तो देखा ही होगा ना कि ट्रेन एक इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, तब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और ये भी 100, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 200 किलोमीटर पर आवर। पर अगर मान लो वहीं पर कोई एक 120 की तरफ से, 100 सॉरी सेम डायरेक्शन में से 120 की स्पीड पे आ रही है, तो उसकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पे हम करेंगे माइनस, बड़े में से छोटा माइनस, 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर 200, ठीक है। तो relative velocity of two objects depend on the frame of reference. True. If two objects move in the same direction with equal speed, their relative velocity is zero. ऑब्जेक्ट्स मूव इन सेम डायरेक्शन, देखो यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे इक्वल स्पीड है। अगर 100 होगी तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस ही लिया है। अब अगर दोनों ही बराबर होती, इसकी भी 100 होती, उसकी भी 100 होती, दोनों का डिफरेंस जीरो आ जाता भाई, वही तो लिखा है। Direction with equal speed, their relative velocity is zero. Statement true. In classical mechanics, relative velocity simply adds or subtract depending on direction. True. D आपका सही उत्तर रहेगा जी, तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट देखो। With reference to nature of light, consider the following statements. Light exhibits both particle and wave nature, known as wave particle duality. True. Next देखो। The photoelectric effect demonstrates the particle nature of light. True. Interference and diffraction of light demonstrates its particle behavior. Particle नहीं जी, यहाँ पे आना चाहिए वेव। वेव बिहेवियर को डिपेक्ट करता है। पहले दो कथन सही हैं, 1 and 2 will be your right answer. नेक्स्ट देखो। With reference to reflection and refraction of light, consider the following statements. The angle of incidence is always equal to angle of reflection. हाँ true है। Refraction occurs due to change in speed of light as the passes through different media. True. When light passes from denser to rarer medium, it always bends towards the normal. Denser to rarer नहीं, अवे होता है। आप ऐसे समझो, ये है मीडियम वन, ये है मीडियम टू। मीडियम वन डेंसर है, या मीडियम वन ऐसे समझ लो लाइटर है, और ये डेंसर है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। जब लाइट यहाँ आएगी तो जब डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रॉम डेंसर टू रेयर ऑलवेज अवे, सॉरी ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि डेंसर टू रेयर लिखा है, या तो यहाँ रेयर टू डेंसर लिखा होता, या आपका ये लिखा होता, क्या बोलते हैं ऐसे, टूवर्ड्स लिखा होता नॉर्मल, ठीक है। तो आपकी पहली दो स्टेटमेंट्स करेक्ट, तीसरी गलत। ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो। A convex lens can act as both the converging and diverging lens depending upon the object's position. जी हाँ, this statement is very much true. Concave lens
always produces virtual, erect and diminished images. ये कथन भी सही है भाई. The power of lens increases with the increasing focus length. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. पावर की मतलब फोकल लेंथ क्या होता है पहले तो यही समझ लेते हैं. जैसे मान लो ये एक लेंस है, ठीक है. आई एम नॉट गुड विद द ड्राइंग बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये आपकी रेज आ रही है, ये सब एक पॉइंट पे जाके जहां मिलेंगी उसे हम बोलते हैं फोकस पॉइंट. और यहाँ पर कह रहे हैं कि आप फोकल लेंथ को एडजस्ट करके इसकी पावर बढ़ा सकते हो. जी नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है. 1 and 2 ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखो. विद रेफरेंस टू ऑप्टिकल फिनोमिना इन द एटमॉस्फेयर कंसीडर द फॉलोइंग. द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल, जिसे रिले स्कैटरिंग बोलते हैं. जी हाँ, बेसिकली हमें ब्लू क्यों दिखती है स्काई, क्योंकि वो ब्लू कलर को स्कैटर करती है. अगर वो मान लो रेड कलर को स्कैटर करने लग जाए तो हमें आसमान लाल दिखेगा, नीले को तो करी सॉरी ग्रीन को तो ग्रीन दिखेगा. The reddish appearance of the sun at sunrise and the sunset is due to longer path length and scattering of shorter wavelengths. This statement is true. Twinkling of stars is due to absorption of light, starlight by the dust particles. Not absorption नहीं कहेंगे इसे, बट हाँ ठीक है. फिर ये स्टेटमेंट गलत बनती है. ऑब्जॉर्प्शन नहीं होती, एक्चुअली स्कैटरिंग होती है. तो 1 and 2 करेक्ट, थर्ड रॉन्ग. ए वुड बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. With reference to optical instruments, consider the following statements. A simple microscope uses a convex lens to magnify objects. True. A compound microscope uses two convex lenses. One for all. ठीक है, ये भी सही है भाई. The telescope designed for astronomical observation uses concave lens as an objective. Sorry, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है आपका. 1 and 2 ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, वंडरफुल. चलो, आई होप यहाँ तक आपको मजा आया होगा. बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें.